कक्षा 10 के नागरिक शास्त्र में एक चैप्टर है संघवाद। ठीक है, दूसरा चैप्टर है संघवाद, फेडरलिज्म। इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे और सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन आधुनिक लोकतंत्रों में सत्ता साझा करने के प्रमुख रूपों में से एक है। यह सामान्य रूप से संघवाद के रूप में माना जाता है और इस चैप्टर में हम लोग भारत में संघीय व्यवस्था के सिद्धांत और व्यवहार के विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले संघवाद की अवधारणा क्या है, इसको जान लेते हैं। तो संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शासन की सभी शक्तियाँ, ठीक है, सभी शक्तियों का केंद्रीय सरकार में तथा प्रांतीय सरकार मतलब राज्य सरकार के बीच बंटवारा कर दिया जाता है। संघीय शासन व्यवस्था में दो स्तरों की सरकारें होती हैं। प्रथम स्तर की सरकार जो है पूरे देश के लिए, जैसे इस समय भारत में जो है पूरे देश के लिए भाजपा की सरकार है ना, और प्रधानमंत्री कौन है? हाँ, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। तो कह रहे जिसके अधीन यानी केंद्र सरकार के अधीन जो है राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं उसे संघीय सरकार कहते हैं। और दूसरे स्तर की जो सरकार होती है वह राज्य या प्रांतों की सरकार होती है, उसे स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। जैसे हम लोग किस राज्य में रहते हैं? उत्तर प्रदेश में, है ना। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। तो एक योगी आदित्यनाथ जी की सरकार हो गई। ऐसे बिहार है, पश्चिम बंगाल है, हाँ, उत्तराखंड है, हाँ, मतलब देहरादून है। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी ना। तो उत्तराखंड हो गया, दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, पंजाब हो गया। ये सब जो क्या है, जो स्टेट हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट अलग होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट अलग होती है। तो कह रहा है कि जो दूसरे स्तर की सरकारें को या राज्य या प्रांतीय सरकार कहते हैं या प्रांतों की सरकार कहते हैं, ये जो है दैनिक कार्य को देखती हैं। अब संघवाद की कुछ विशेषताएं होती हैं। तो यहाँ सरकार दो या दो से अधिक स्तरों वाली होती है। विभिन्न स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, परंतु कानून बनाने, कर वसूलने तथा प्रशासनिक कार्यों पर दोनों का अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। ठीक है, जैसे हम बात करेंगे तो 3 सूचियां हैं। ठीक है, एक संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। तो संघ सूची में जो है केवल जो है केंद्र सरकार जो है अपना नियम कानून बनाती है, संघ सूची में जो विषय होते हैं, और राज्य सूची में जो विषय होते हैं उस पर जो है राज्य सरकार नियम बनाती है। समवर्ती सूची में दोनों नियम बना सकते हैं। ठीक है, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी। जैसे एक विषय बताते हैं कि पुलिस जो है किसका विषय है? राज्य का विषय है। पुलिस जो है राज्य का विषय है। और इसी विषय के अंदर जैसे हम कहते हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस, बिहार की पुलिस, दिल्ली की पुलिस, मुंबई की पुलिस, मध्य प्रदेश की पुलिस, हाँ, सारी पुलिस क्या है? स्टेट गवर्नमेंट की होती है, इसीलिए अलग अलग है। कभी ऐसा आपने सुना है कि उत्तर प्रदेश की सेना चाहे बिहार की सेना? नहीं ना। सेना सिर्फ कौन सी है? भारत की है। सेना जो है भारत का विषय। हाँ, संघ सूची का विषय। तो संघ सूची का विषय है सिर्फ भारतीय सेना होती है, भारतीय सेना। ठीक है, बटालियन अलग अलग बटा होता है। तो अब जो है संविधान सरकार के प्रत्येक स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है और संविधान के संशोधन पर मौलिक प्रावधानों को केवल संघ परिवर्तित नहीं कर सकता। ऐसे परिवर्तन के लिए संघ और राज्य दोनों स्तर की सरकारों की सहमति की आवश्यकता होती है। अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार होता है। सर्वोच्च न्यायालय विवादों को सुलझाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अच्छा, जैसे कोई विवाद हो जाए संघीय सरकार के अंतर्गत, यानी जैसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके बीच में, तो उसको कौन सुलझाएगा? सर्वोच्च न्यायालय सुलझाएगा। कौन सुलझाएगा? सर्वोच्च न्यायालय सुलझाएगा। वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित हैं। संघीय शासन व्यवस्था के प्रमुख उद्देश्य देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना है। ठीक है, तो ये संघीय शासन है। सबसे पहले इसके बाद हम देख लेते हैं कि संघीय शासन में राज्य और केंद्र सरकारों के मध्य सत्ता का बंटवारा कैसे होता है।
तो राज्य और केंद्र सरकारों के बीच जो है सत्ता का बंटवारा प्रत्येक संघीय सरकार में अलग अलग माध्यमों से होता है। जैसे संघीय शासन व्यवस्था प्रमुख रूप से दो माध्यमों से गठित होती है। पहला माध्यम जो होता है वह दो या दो से अधिक स्वतंत्र राष्ट्र मिलकर एक बड़ी इकाई का निर्माण करते हैं तथा दोनों स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता को साथ रखते हैं और अपनी अलग अलग पहचान को भी बनाए रखते हैं, जैसे और अपनी सुरक्षा तथा खुशहाली को बढ़ावा देते हैं। जैसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, स्विट्जरलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। दूसरा माध्यम जो है राज्यों की अपेक्षा केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली होती है। जैसे अपने देश में यदि कोई बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता के कारण राज्य का गठन करता है तो फिर राज्य और संघ सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा होता है, तो संघीय शासन का गठन होता है। जैसे हमारे वहाँ की सरकार है, हमारे वहाँ कुल जो है 28 राज्य हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये 2020 के अनुसार 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश और ये 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं इस समय। और ऐसी ही व्यवस्था जो है बेल्जियम में भी पाई जाती है। बेल्जियम में हो गया, स्पेन में भी ऐसी व्यवस्था है। क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है ना, तभी तो 28 राज्य बनाया गया है और 9 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। तो अब जो है संघीय शासन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो संघीय शासन जो है, संघीय शासन व्यवस्था में सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना कार्य करती हैं। इस अर्थ में संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन से ठीक विपरीत है। इस शासन में शासक का एक ही स्तर होता है और शेष इकाइयां उसके अधीन होकर कार्य करती हैं। जबकि संघीय शासन व्यवस्था में पढ़ें तो केंद्रीय सरकार तथा प्रांतीय सरकार या स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है, परंतु केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को कुछ महत्वपूर्ण कार्य देने का आदेश नहीं दे सकती है। राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियां होती हैं। किसी भी सरकार को आदेश देने का कार्य जो है कोई कर सकता है तो वो है न्यायालय कर सकता है। जैसे कोई भर्ती फंस जाती है तो न्यायालय कोर्ट में चला जाता है, तो कोर्ट कहता है भाई इस भर्ती को जो ऐसे निपटाया जाए, ठीक है, न्यायालय जो है उस पर फैसला सुनाता है। तो भारत में संघीय शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं। अनेक आंदोलनों, घटनाओं और दुखद विभाजन के पश्चात भारत आज़ाद हुआ। भारतीय संविधान के पहले अनुच्छेद ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया। पहले अनुच्छेद में, ठीक है, 395 अनुच्छेद जो है प्रारंभिक काल में बनाए गए थे। और इस पर पढ़ते हैं, उस टॉपिक को छोड़ते हैं। तो भारत संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के आधार पर हुआ है। 2 स्तरीय शासन है, संघ सरकार या केंद्र सरकार, और उसके बाद जो है प्रांतीय सरकार या राज्य सरकार। एक त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है। तो भारत के संघीय शासन व्यवस्था में तीसरे स्तर के शासन को जोड़ा गया है, जिसे पंचायत या नगर पालिका कहते हैं। 73वें और 74वें संशोधन द्वारा इन्हें महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। बार बार ये पूछा जाता है कि त्रिस्तरीय शासन को शक्तियाँ कब प्रदान की गई, तो 73वें और 74वें संशोधन द्वारा, संवैधानिक संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों को 3 भागों में बांटा गया है। अभी मैंने बताया आपको, पहला जो है संघ सूची, दूसरा जो है या केंद्र सूची भी से कहते हैं, दूसरा जो है राज्य सूची है, और तीसरा जो है कौन सा है, समवर्ती सूची है। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा पढ़ लेते हैं। संघ सूची में जो है बैंकिंग, संचार, प्रतिरक्षा, मुद्रा, ये जो है कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं जो शामिल किए गए हैं। जिस पे कानून, संघ सूची में जिस पे कानून बनाने का अधिकार जो है संघ सूची में केंद्र सरकार को होता है। उसके बाद राज्य सूची की बात करते हैं तो राज्य सूची में जो है पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई इत्यादि जो है आते हैं, और इस पे जो है कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकारों को है। उसके बाद है समवर्ती सूची। अब समवर्ती सूची के विषयों पर जो है कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को है। जब दोनों सरकार द्वारा बनाए गए कानून में मतभेद होता है तब केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा
तब केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। हाँ, जब दोनों सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों में मतभेद होता है तब केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। और बता देते हैं इस सूची में जो है शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार जैसे विषय रखे गए हैं। इसके बाद एक टॉपिक और पढ़ते हैं, भारत को संघवाद के रूप में देखते हैं। पहले जम्मू कश्मीर जो है भारत का एक राज्य था, लेकिन आज जो है क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो भारतीय संघ के सभी राज्यों को एक समान अधिकार प्राप्त नहीं है। भारतीय संघ में जम्मू कश्मीर एक ऐसा मात्र राज्य है जिसको विशेष दर्जा प्राप्त हुआ था, अब तो उससे हटा दिया गया है। अब इसको क्या है, ये स्थिति जो है, ये परिस्थिति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के द्वारा थी, अब उसको हटा के भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में हम आपको बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। जैसे उसमें जो है चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है, ठीक है, दादरा नगर हवेली है, दमन एवं दीव है, हाँ, और लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है। तो ये सब आएंगे, ये कुल जो है 9 हैं। उनके बारे में छोड़ के जो है हम ये संघवाद के बारे में पढ़ते हैं। तो संघीय व्यवस्था जो है कैसे चलती है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो संघीय व्यवस्था के सफल कार्य के लिए संवैधानिक प्रावधान आवश्यक है। यदि संवैधानिक प्रावधान नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा, परंतु इतना पर्याप्त नहीं है। भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का श्रेय यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को देना होगा। यही कारण है कि संघवाद की भावना, विविधता का आदर और साथ साथ रहने की इच्छा का हमारे देश के साझा आदर्श के रूप में स्थापित होना सुनिश्चित हुआ। कुछ भाषाई राज्य हैं, आपको बता दें कि भाषा के आधार पर कुछ राज्यों का गठन किया गया, ठीक है। और कुछ जैसे ये ऐसा इसलिए किया गया कि भाषाई राज्य के आधार पे, ताकि जो देश की लोकतांत्रिक राजनीति है, ठीक है, वो अब बनी रहे। यहाँ पे हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि पहली बार जो है 1956 में प्रभावी हुआ था। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में नए राज्यों को बनाने के लिए कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदली गईं। ऐसा इसलिए किया गया ताकि एक भाषा को बोलने वाले व्यक्ति एक राज्य में ही रहे हैं। कुछ राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं बल्कि संस्कृति, भूगोल अथवा जातीयता के आधार पर किया गया है। ऐसे राज्यों में नागालैंड है, उत्तराखंड है, झारखंड जो है शामिल हैं, ठीक है। तो भाषा के आधार पर जब प्रांतों के गठन की मांग उठने लगी तो नेताओं को भय था कि कहीं देश की एकता व अखंडता जो है टूट न जाए, परंतु कुछ समय पश्चात उनका यह भय 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में लोगों की 1500 से अधिक अलग अलग भाषाओं को मातृभाषा के रूप में दर्ज किया गया था। भोजपुरी, मगही, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, भीली और इन भाषाओं से संबंधित दूसरी भाषाओं को भी हिंदी भाषा के अंदर जोड़ दिया गया है। समूहबद्धता के बाद भी जनगणना में 114 प्रमुख भाषाएं पाई गईं, जिनमें से 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है और इसी कारण इन्हें अनुसूचित भाषा शेड्यूल्ड लैंग्वेज कहते हैं और गैर अनुसूचित भाषा कहते हैं नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेज। उसके बाद आपको बताएंगे कि भारत में विकेंद्रीकरण। भारत एक विशाल देश है, यहाँ 2 स्तर वाली शासन व्यवस्था से अच्छा शासन नहीं चल सकता है, क्योंकि एक बहुत बड़े देश को अकेले केंद्रीय लेवल पर संभालना बड़ा ही मुश्किल का काम है। इसलिए यहाँ पे जो है इसको संघीय सत्ता के रूप में रख दिया गया है। तो भारत में संघीय सत्ता की साझेदारी 3 स्तरों पर करने की आवश्यकता है, जिसमें तीसरे स्तर की सरकार स्थानीय स्तर की हो। जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं तो इसे ही सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। आप याद रखेंगे कि जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो इसे ही सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं।
सत्ता के विकेंद्रीकरण के पीछे यह अवधारणा है कि अनेक मुद्दों और समस्याओं को स्थानीय स्तर पर सुलझाया जा सके। जहाँ समझ में नहीं आएगा वहाँ पूछिएगा, ठीक है। तो स्थानीय सरकार, तीसरे स्तर की सरकार को स्थानीय सरकार कहा जाता है। इस स्तर की सरकार के अंतर्गत गांव में जो है ग्राम पंचायत और शहरों में नगर पालिका जैसी संस्थाओं की स्थापना की गई है, परंतु इन्हें राज्य सरकारों के सीधे नियंत्रण में रखा गया था। स्थानीय सरकारों के पास अपना कोई अधिकार नहीं था। वर्ष 1992 में संविधान संशोधन कर स्थानीय शासन व्यवस्था को अधिक शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया तथा इसे इसी वर्ष संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अब इसमें जो है वर्ष 1992 में स्थानीय शासन व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने के बाद जो है निम्नलिखित प्रावधान किए गए, उसके बारे में बता देते हैं कि स्थानीय स्वशासन निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता हो गई। जैसे ग्राम प्रधान का चुनाव जो है हर 5 साल पे होता है ना, या नगर पालिका का चुनाव हो गया। तो कह रहा है स्वशासन निकायों के निर्वाचित सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। महिलाओं के लिए भी 1/3 पद आरक्षित किए गए हैं। प्रत्येक राज्य में स्थानीय पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग जैसी स्वतंत्र संगठन जो है का गठन किया गया है। देखिए, चुनाव कराना जो है चुनाव आयोग का ही कार्य है, ठीक है। और प्रत्येक 5 वर्ष पे जो है जो चुनाव आयोग है वह चुनाव का कार्य कराती है। पंचायती राज व्यवस्था, अब देखिए गाँव के स्तर पर उपस्थित स्थानीय शासन व्यवस्था को पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं या पंचायती राज व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत होती है जो एक तरह की परिषद होती है। ग्राम पंचायत में कई सदस्य तथा एक अध्यक्ष होते हैं। जैसे आपके गांव में चुनाव होता है ना, तो लोग सदस्य का पर्चा भरते हैं और सदस्य के लिए चुनाव लड़ते हैं। सदस्य वार्डों से चुने जाते हैं। हर ग्राम सभा में कुछ वार्ड होता है। जैसे अपने ग्राम सभा की बात करें हम, तो हमारे ग्राम सभा में कुल 13 वार्ड है ना। तो जिन्हें अब सदस्य वार्डों से चुने जाते हैं, जिन्हें पंच कहा जाता है। सदस्यों को क्या कहा जाता है? पंच कहा जाता है। तथा पंचायत अध्यक्ष को प्रधान या सरपंच कहते हैं। तो पंच तथा सरपंच का चुनाव गांव अथवा वार्ड में रहने वाले सभी वयस्क लोग मताधिकार का प्रयोग करके करते हैं। और ग्राम पंचायतों का जो सभी कामकाज है वह ग्राम सभा की देखरेख में चलता है। कई ग्राम पंचायत को मिलाकर के जो है ग्राम पंचायत समिति का गठन होता है, जिसे मंडल या प्रखंड स्तरीय भी कहते हैं, ठीक है। अब मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत के सदस्यों का चुनाव पंचायत सदस्य करते हैं। फिर जिला परिषदें हैं, नगर पालिका है, नगर निगम है, ठीक है। उसके बाद जो है कुछ आपको ये पॉइंट बता देते हैं, मेन पॉइंट है। जैसे क्षेत्राधिकार किसे कहते हैं? तो भौगोलिक सीमाओं में विभाजित प्रशासनिक, न्यायिक एवं आधिकारिक कार्य क्षेत्र को क्षेत्राधिकार कहते हैं। संघीय सरकार किसे कहते हैं? तो संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से विभाजित शक्तियों के आधार पर स्थापित संघीय इकाइयों जैसे केंद्र और राज्य सरकारों को संघीय सरकार कहते हैं। एक तंत्री सरकार, जैसे सरकार का एकल स्तर का संघीय इकाइयों पर नियंत्रण जो होता है ना, जैसे राज्यों पर नियंत्रण केंद्र का एक तंत्री सरकार हो जाएगा। पंचायती राज की बात करेंगे तो ग्रामीण, अभी बताया आपको कि ग्रामीण स्थानीय सरकार को पंचायती राज कहते हैं। संघवाद सरकार की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सत्ता राज्यों में, केंद्रीय सत्ता राज्यों में विभाजित होती है। ग्राम सभा के बारे में बता दें तो ऐसी संवैधानिक इकाई जिसका गांव के सभी लोगों द्वारा निर्माण किया जाता हो तथा जो ग्राम पंचायत के चुनाव में भाग लेते हों, ग्राम सभा के सदस्य या ग्राम सभा कहलाता है। अच्छा, आपको बता दें गठबंधन सरकार सुने आप? जब कई राजनीतिक दल मिल करके, ठीक है, जब कई राजनीतिक दल या कई राजनीतिक पार्टियां एक साथ मिलकर जो सरकार को बनाते हैं वही गठबंधन सरकार कहलाती है।
स्थानीय शासन बताया ना उन्होंने। संघीय सूची के बारे में बताया आपको। संघ सूची जो है पूरा जो है उस पर केंद्र सरकार को जो है कानून बनाने का जो है अधिकार होता है। उसके बाद राज्य सूची आता है। राज्य सूची में जो है राज्य सरकार अपना जो है नियम कानून बनाता है। उसके बाद आता है समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में जो है सभी लोग, राज्य और केंद्र दोनों मिलकर के जो है कानून को बनाते हैं। जिला परिषद के बारे में बता दें, किसी जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का जो है गठन किया जाता है। कुछ प्रश्नों के बारे में बता दें, जैसे जो विदेशी मामले हैं, बैंकिंग है, संचार है और मुद्रा जो है किसके अंतर्गत आते हैं, तो संघ सूची के अंतर्गत आते हैं।